तो ये आपका फर्स्ट मतलब पहली बार आप मतलब ये अटेम्प्ट दे रहे थे या आपका सेकंड अटेम्प्ट था? नहीं सर, एक्चुअली तो मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था, लेकिन प्रिपरेशन करके मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो मतलब जैसे आपने जॉब जॉब के साथ ही प्रिपरेशन किया था या जॉब आपने क्विट कर दिया था? तो एक्चुअली ऐसा था कि 2022 में तो मैंने ये कंप्लीट किया। तो अक्टूबर में मेरा ज्वाइनिंग आया था। तो मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो उस टाइम 2-3 महीना का ट्रेनिंग पीरियड था हम लोग का। तो उस टाइम रेगुलर ऑफिस जाना पड़ता था, तो ओके। उस टाइम तो प्रिपरेशन सही से नहीं हो पाई थी। ओके। लेकिन ट्रेनिंग के बाद वो जब प्रोजेक्ट अलॉट हुआ था तो मुझे वर्क फ्रॉम होम मिल गया था। ओके। तो मैंने साथ 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 प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, एक चीज और आमी यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा, जैसे क्लासेस आप करते थे तो लाइव क्लासेस आप प्रिफर करते थे या रिकॉर्डेड फॉर्म में आप देखते थे, कैसा रहता था आपका? सर, मोस्टली तो मेरा लाइव क्लासेस चल जाता था, क्योंकि क्लासेस सुबह से होती थी। तो सुबह वाली क्लासेस मेरे मोस्टली हो जाती थी। कुछ कुछ क्लासेस जैसे जो रीशेड्यूल हो जाती थी, कभी 5 बजे या कभी 7 बजे हो जाती थी, तो नहीं हो पाता था, तो वो कर लेते थे इसमें रिकॉर्डेड में। लेकिन मोस्टली मैंने लाइव क्लासेस की है, क्योंकि सो हेलो वीवर्स। सो आज हम लोग के साथ में है आमिर। और आमिर का एक्सी में आया है 14 रैंक। तो कंग्रेचुलेशंस आमिर। सो आप बताइए कि बच्चों को कि आपके जो एक्सी में रैंक जो है वो कितनी आई है, और जो हमारा मैकेनिकल में क्या स्कोर रहा है, किस बैच से आपने पढ़ाई की, क्या बैकग्राउंड रहा है, थोड़ा बच्चों को बताइए। सर, मेरा बैकग्राउंड तो कॉलेज की बात करें तो भाई मेरा बहुत तो कोई एक नॉर्मल कॉलेज था। तो मेरा कॉलेज बैकग्राउंड तो ऐसा कुछ खास नहीं था। और बैच मेरा विजय ड्रॉपर्स बैच था। मैंने लास्ट ईयर अप्रैल के मिड अप्रैल से स्टार्ट किया था कोचिंग। विजय में किया था फिर। और मेरा मैकेनिकल का रैंक 953 है। लेकिन एक्सी का रैंक मेरा काफ़ी अच्छा था, 14 मेरा रैंक है। तो ये एक्सी जो आपने दिया था, ये किस किस सब्जेक्ट से दिया था बेसिकली? तो मैंने फ्लूइड और सॉलिड मैकेनिक्स से दिया था। अच्छा। तो ये आपका फर्स्ट मतलब पहली बार आप मतलब ये अटेम्प्ट दे रहे थे या आपका सेकंड अटेम्प्ट था? नहीं सर, एक्चुअली तो मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था, लेकिन प्रिपरेशन करके मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। मैंने एक्चुअली 22 का पास आउट हूँ। तो फाइनल ईयर में मैंने दिया था। एक्चुअली फाइनल ईयर में मुझे पता चला था कि वो गेट एग्जाम वगैरह भी होता है, ऐसा कुछ। क्योंकि उससे पहले मुझे आइडिया नहीं था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने 22 में दिया था। तो वो भी बिना प्रिपरेशन के। फिर मैंने 23 में भी दिया था, लेकिन उस टाइम मैं कॉलेज के बाद मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया था, तो उस टाइम में प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिला था। नहीं, फिर मैंने 2023 से, जैसे मैंने बताया, अप्रैल से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की पीडब्ल्यू के साथ। तो फिर इस साल मैंने दिया, साल अच्छी रैंक आई। आमिर, थोड़ा सा आप अपने कहाँ से आप बिलोंग करते हो, कौन से कॉलेज से हो, थोड़ा उस पे आप हाईलाइट डाल सकते हो क्या? सर, मैं कोलकाता से हूँ। और मैंने कॉलेज भी मेरा यही था, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके। ओके। तो मतलब जैसे आपने जॉब जॉब के साथ ही प्रिपरेशन किया था या जॉब आपने क्विट कर दिया था? तो एक्चुअली ऐसा था कि 2022 में तो मैंने ये कंप्लीट किया। तो अक्टूबर में मेरा ज्वाइनिंग आया था। तो मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो उस टाइम 2-3 महीना का ट्रेनिंग पीरियड था हम लोग का। तो उस टाइम रेगुलर ऑफिस जाना पड़ता था, तो ओके। उस टाइम तो प्रिपरेशन सही से नहीं हो पाई थी। ओके। लेकिन ट्रेनिंग के बाद वो जब प्रोजेक्ट अलॉट हुआ था तो मुझे वर्क फ्रॉम होम मिल गया था। ओके। तो मैंने साथ 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 प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी थी। और फिर कहाँ पे जॉब करते थे आप? हाँ, कॉग्निजेंट। ओके। सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो था कि आप मैकेनिकल वाले थे और एक सॉफ्टवेयर में जॉब था। हाँ सर, एक्चुअली वो जॉब मैंने वो फाइनेंशियल इशू की वजह से ज्वाइन कर लिया था। ओके। और ओके। फिर वो एक्चुअली अराउंड अगस्त के एंड तक में ऐसा हुआ था कि वो मुझे नॉर्मल ऑफिस से बुला रहे थे। वो थोड़ा पुणे शिफ्ट करने के लिए बोल रहे थे। तो मैंने ओके। वही सोचा कि मुझे आईटी में करियर तो बनाना है नहीं। और मेरा प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है। तो मैंने उस टाइम फिर जॉब क्विट करने का सोचा था, तो मैंने फिर क्विट कर दिया था। तो आई थिंक ये सर, शिवम सर, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सर, राइट टाइम पे ना राइट डिसीजन लेना। एग्जैक्टली सर। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज में, क्योंकि ये मैसेजेस भी, इस टाइप के मैसेजेस हम लोगों को आते भी है कि सर मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ तो क्या मैं, और वो जॉब से उतने हैप्पी नहीं होते हैं।
ठीक है, तो इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर मुझे वो जॉब, मतलब मेरे जिस बैकग्राउंड से मैं हूँ उस बैकग्राउंड का वो जॉब नहीं, और आप अगर जॉब स्विच करना चाहते हो तो आपको जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना ही पड़ेगा लाइफ में आगे। तो आई थिंक ये काफी अच्छी बात रही सर आमिर की, काफी कुछ इससे बच्चे सीखेंगे। बिल्कुल। अच्छा आमिर, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने जैसे विजय बैच ज्वाइन किया था, राइट? तो आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे थे तो विजय बैच ही क्यों ज्वाइन किया था? वैसे मैं बाकी बच्चों को बताना चाहता हूँ, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, विजय बैच बेसिकली एक रैंक इम्प्रूवमेंट बैच है, राइट? जहां पे हम लोग कॉन्सेप्ट्स को ब्रीफ में बताते हैं और ज्यादा फोकस हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, प्रैक्टिस में। तो आमिर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जब विजय बैच ज्वाइन किया तो उसके पीछे का मोटो क्या था? कि आपको ये लगता था कि आपका जो बेसिक सब्जेक्ट का पकड़ है वो ठीक ठाक है, प्रैक्टिस की जरूरत है, या क्या रीजन था उसके पीछे? सर जैसे कि मैंने बताया था, मैंने फर्स्ट टाइम 22 में दिया था, उस टाइम मेरा बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं था। उसके बाद मैं कॉलेज के साथ साथ वो थोड़ा बहुत पढ़ रहा था उसका, और मैंने पढ़ाई की थी। तो जैसे कि बेसिकली यूट्यूब फ्री कोर्सेज इधर उधर से मैं पढ़ाई कर रहा था, बुक्स वगैरह से कर रहा था। तो मैंने जब 23 में एग्जाम दिए थे तो मेरा अराउंड 3600 रैंक आया था। तो मुझे लगता था कि मेरा बेसिक से पूरा तो नहीं क्लियर है, लेकिन 70-80% बेसिक्स मेरा क्लियर है। वो थोड़ा और प्रैक्टिस का ज़्यादा रोल चाहिए, तो इसी कारण एक्चुअली मेरे ये पीडब्ल्यू काउंसिलर से भी बात हुई थी। मैंने उनको अपने अपने बताए थे, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आपके लिए विजय टॉपर्स बैच ठीक रहेगा। उन्होंने ओके। यही बोला था कि आप 2 हफ्ता ज्वाइन करके देख लीजिए, अगर चेंज करना होगा तो वो भी हम करवा देंगे। तो मैंने ज्वाइन किया तो मुझे बेस्ट लगा वही, तो मैं उसी से कंटिन्यू किया। नहीं, ये फ्लेक्सिबिलिटी तो पीडब्ल्यू प्रोवाइड करता है अपने बच्चों के साथ में, कि भाई अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि बैच में हमें थोड़ा चेंज वेंज करना है तो वो पॉसिबिलिटी हो जाती है, उसका कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक चीज और मैं आमिर आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आपने विजय बैच ज्वाइन किया, आपका रैंक था 3000, ठीक है? सो 3000 से 14 रैंक का सफर बहुत आसान तो नहीं रहा होगा। तो बेसिकली मैं जानना चाहता हूँ कि आपका क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी, कैसे आपने उनको रिजॉल्व किया, और ये जो पीडब्ल्यू है, गेट वाला है, इसने आपको उस रैंक को अचीव करने के लिए कैसे हेल्प की? सर सही बोल तो पीडब्ल्यू ने मेरी बेसिकली सारी चीज़ों में मदद की, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम ये ऑफिशियली प्रिपरेशन था। तो मुझे नहीं पता था क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करने चाहिए, या क्या क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, क्या करने हैं, वैसे करने हैं। तो एक्चुअली जैसे टीचर्स ने मुझे जैसे जैसे बताया था कि क्लासेस कीजिए, डीपीपी लगाइए, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देते थे हमें सॉल्व करने के लिए। तो बेसिकली मैंने टीचर्स के बात को ही फॉलो किया। उन्होंने जो रिविजन के लिए टेक्निक्स बताया कि वीकली रिविजन करो, मंथली रिविजन करो, वैसे बेसिकली मैंने टीचर्स को ही फॉलो किया। जैसा जैसा उन्होंने बोला था वैसे ही किया था। तो प्रॉब्लम्स तो बेसिकली वो तो था कि जैसे कि कोई कोई सब्जेक्ट मेरा जैसे अच्छा था तो उसमें परफॉर्मेंस अच्छी होती थी, कुछ सब्जेक्ट वीक थी तो उसमें परफॉर्मेंस खराब होती थी, तो डीमोटिवेशन आ जाता। लेकिन वैसे ही था सर, क्लासेस करते थे वो, अ, जो प्रॉब्लम्स डाउट्स होते थे सर से डिस्कस करते थे, तो हो जाता था सर उसी में। अच्छा, एक चीज और आमिर यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा, जैसे क्लासेस आप करते थे तो लाइव क्लासेस आप प्रिफर करते थे या रिकॉर्डेड फॉर्म में आप देखते थे, कैसा रहता था आपका? सर मोस्टली तो मेरा लाइव क्लासेस चल जाता था, क्योंकि क्लासेस सुबह से होती थी। ओके। तो सुबह वाली क्लासेस मेरी मोस्टली हो जाती थी। कुछ कुछ क्लासेस जैसे जो रीशेड्यूल हो जाती थी, कभी 5 बजे या कभी 7 बजे हो जाती थी, तो नहीं हो पाता था, तो वो कर लेते थे इसमें रिकॉर्डेड में। लेकिन मोस्टली मैंने लाइव क्लासेस से की है, क्योंकि टाइम फ्लेक्सिबिलिटी एडजस्ट हो जाता था। अच्छा, तो एक अभी और क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा यहाँ पे आमिर आपसे, क्योंकि ये ना काफी सारे बच्चों को जब वो एक्सी का पेपर देते हैं तो ये ना काफी सारे बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है कि हमें, जैसे अगर हम मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में आप थर्मोडायनामिक्स ले सकते हो, फ्लूइड मैकेनिक्स ले सकते हो, और आप सॉलिड मैकेनिक्स ले सकते हो। तो क्या आपने ये पहले से डिसाइड करके रखा था कि मुझे फ्लूइड मैकेनिक्स और सॉलिड मैकेनिक्स लेना है, या जब पेपर आपने देखा तो आपने वहां पे डिसाइड किया कि हाँ मुझे फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पोर्शन इजी लग रहा है, सॉलिड मैकेनिक्स वाला पोर्शन इजी लग रहा है, तो मुझे इन दोनों को चूज करना चाहिए, थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट चूज नहीं करना चाहिए? तो क्या आपने एट प्रेजेंट वो डिसीजन लिया, कैसा रहा आपका ये? सर एक्चुअली नहीं, मेरा पहले से डिसाइडेड था, ओके। क्योंकि मेरा सॉलिड मैकेनिक्स पार्ट बहुत
अच्छा है, वो मेरा स्ट्रेंथ था, तो मुझे वो था कि वो तो लेना ही है। मैं चेक कर रहा था फ्लूइड और थर्मो में मैं क्या लूँ, तो मैंने वो PYQ से एक सीख के लगा के देखे। मैंने देखा कि मैं कौन से पार्ट में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो मैंने देखा कि फ्लूइड में मैं टेक्निकली बेटर कर पा रहा हूँ। थर्मोडायनेमिक्स में भी हो जा रहा था, लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूम मेरे लिए ज़्यादा हो रहा था उसमें। तो मैंने वही 2-3 पेपर लगा के देखा, वो टाइम एनालाइज करके देखा कि इसमें मेरे मार्क्स किस में ज़्यादा आ रहे हैं, मेरा टाइम किस में एफिशिएंटली कौन सा मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो मैंने देखा कि मेरा सारे पेपर में फ्लूइड में मेरा मैं अच्छा परफॉर्म कर पा रहा हूँ। तो मैंने फ्लूइड का ही सोचा कि फ्लूइड का ही तैयारी करता हूँ। और इस साल थोड़ा सा कंपेयर, अगर हम कंपेयर करें थर्मोडायनामिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पार्ट, तो फ्लूइड मैकेनिक्स थोड़ा सा इजी भी आया था। तो मैं तो फ्लूइड का सोच के गया था, तो मैं फ्लूइड ही अटेम्प्ट करके आया, तो अच्छा, मुझे चलो ये बहुत बढ़िया है। अच्छा आमिर, जैसे कि तुमने बीटेक के जस्ट बाद में जॉब ज्वाइन कर ली, जब आपको यही मोटो था कि आपको गेट देना है और आपको आईआईटीज में जाना है या फिर पीएसयूज में जाना है, तो फिर ये कॉग्निजेंट एक अलग स्ट्रीम को क्यों आपने चूज किया बेसिकली? सर, मैंने बोला था वो फाइनेंशियल इशू को वजह से चूज किया था, क्योंकि मुझे पता था कि अभी मुझे कोचिंग वगैरह चाहिए होगा, तो उसके लिए पैसे चाहिए। तो मैं पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहता था। मैंने सोचा कि जब मेरे पास जॉब का ऑप्शन है, तो मैं हम्म। थोड़ा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा। और फिर तो, और एक्चुअली तो इतना जॉब पैसा का जरूरत पड़ा भी नहीं, वो PW ने काफ़ी सस्ते में कोर्स दे दिया। लेकिन पहले मुझे वही था कि फाइनेंशियली थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, अगर प्रिपरेशन हम करेंगे भी, तो वो कोचिंग की फीस लगेगी या बुक्स वगैरह टेस्ट सीरीज वगैरह के पैसे लगेंगे, थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू की वजह से मैंने जॉब ज्वाइन किया। चलिए, आप तो बहुत लकी रहे कि आपको, आपने जिस चीज के लिए पैसे कमाने का सोच रहे थे उसमें ज्यादा पैसे नहीं लगे। पर एक चीज और, अगर मतलब आप कंफर्टेबल हो तो क्या आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हो कि कौन कौन है, पापा क्या करते हैं, और भाई बहन कितने हो? तो फैमिली बैकग्राउंड में तो हम लोग 3 भाई 1 बहन है। ओके। मेरे पापा एक बिजनेसमैन है। तो सर एक बहुत ज़्यादा हम लोग का ये एडुकेटेड बैकग्राउंड नहीं है फैमिली का। एक्चुअली मैं अपने फैमिली से फर्स्ट इंजीनियर ही हूँ। ओह। और तो एक्चुअली पेरेंट्स से मैं काफ़ी शुक्रिया अदा मानूँ, उन्होंने हमें ये, वो खुद पढ़े लिखे नहीं उतना, लेकिन हमें उतना अपॉर्चुनिटी उतने ये दिए पढ़ने के लिए। और अभी तो हम लोग सारे भाई बहन ही अच्छे कर रहे हैं वो पढ़ाई में। सही है बात ना। है। देखो, जो जो लोग एक मिडिल क्लास, बिलो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं ना, उनके लिए जिंदगी में बस एक ही टूल बचता है आगे जाने के लिए, वो है एजुकेशन। और जैसा कि आपने बताया कि आपके पेरेंट्स भले खुद बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब और ये मुझे लगता है हर एक बंदे को, हर एक पेरेंट्स को फॉलो करना चाहिए, करते ही हैं मोस्टली। बाकी आपके पेरेंट्स, जैसे आप, जी, जैसे आपने बताया कि आपके पेरेंट्स बिजनेस करते थे, किस टाइप का बेसिकली बिजनेस था? बिजनेस बेसिकली लोग या छोटा सा बिजनेस है, वो ट्रैवल्स वगैरह का होता है, वो टिकटिंग सर्विस का। ओके। तो वही है। तो बाकी आपके जो भाई बहन हैं वो क्या एजुकेशन ले रहे हैं? सर मेरे भाई बहन एक्चुअली, एक तो मेरे से 2 साल जूनियर मेरा भाई है। वो एक्चुअली अभी MBA कर रहा है। उसका पहले से ये था, तो अभी जस्ट उसने MBA में ज्वाइन किया। और वैसे मेरी बहन है, वो B.Com कर रही है, और मेरा भाई अभी जस्ट 11 में पहुंचा है। मतलब आप सबसे बड़े हो, राइट आमिर? Yes, sir. तो आमिर, अब इसके बाद क्या है, मतलब क्या मास्टर्स, आप तो डेफिनेटली मास्टर्स पे आप जाओगे, तो क्या कुछ सोच के रखा है कि कौन सा स्पेशलाइजेशन आपको आगे चूज करना है, और क्या आगे के प्लान्स है आपके? सर स्पेशलाइजेशन को ऐसा कुछ ये नहीं है, वो तो ऑनेस्टली मुझे पता नहीं था कि इतना अच्छा ये रैंक आ जाएगा, मेरे पास सारे ऑप्शन खुले होंगे। तो अभी वही मैं थोड़ा चेक वगैरह भी करूंगा कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, क्या क्या बेस्ट होगा। तो वैसे प्रिफर करूंगा वो क्या, ये IISc बेंगलोर में कुछ अगर मिल जाए तो वही मैं अभी पीएसयू में ट्राई नहीं करोगे आप? सर PSU के लिए तो, PSU के लिए सर ट्राई करूंगा। लेकिन जो मेरा मैकेनिकल का रैंक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा तो है नहीं, तो नहीं, एक्सी से भी ओएनजीसी में कुछ पोस्ट आती हैं, कुछ कुछ पोस्ट आती है, क्योंकि 14 रैंक अगर आपके एक्सी में है तो मुझे लगता है अगर अगर आपने इंटरव्यू में अच्छा किया तो संदीप सर, आपको क्या लगता है, चांस बन सकता है?
सर एक्चुअली पीएसयू में थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि ना एक्सी के बेसिस पे पीएसयू में बहुत कम वैकेंसीज आती है या फिर नहीं ही आती है। तो मेनली जैसे इनका बैकग्राउंड मैकेनिकल से है और मैकेनिकल में थोड़ा सा पीछे साइड पे रैंक है, तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है पीएसयू का। लेकिन सर मास्टर्स तो ये मतलब अगर आईएससी जाने का अगर ये सोच रहे हैं, और मुझे लगता है बिल्कुल जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि अभी मैं थोड़ा सा, जो आपने बिल्कुल बताया फाइनेंशियल कंडीशन को लेके एक प्रॉब्लम आपने बताई, बट वहाँ पे एक ये रहेगा कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, और अगर आप मास्टर्स कर सकते हो तो बिल्कुल आपको जाना चाहिए। क्योंकि एक बार आप आईएससी में एंटर कर गए उसके बाद तो यार मतलब अगर आपको आगे इन फ्यूचर प्लेसमेंट के टाइम पे आप बैठ रहे हो तो प्लेसमेंट में भी अच्छी कंपनीज आती है। और डेफिनेटली सर मुझे लगता है ये चीज़ें, क्योंकि जब आप आईआईटी या आईएससी में एंटर जब आप करते हो ना, तो आपकी जो आपका जो पूरा का पूरा जो व्यक्तित्व है वो ना एक डिफरेंट वे में निकल के आता है। ठीक एग्जैक्टली है। सर। मतलब ये चीजें मैंने भी फील की है अपने मैं, क्योंकि जब मैं कॉलेज टाइम पे था तो बिल्कुल एक अलग था। ठीक है। मतलब मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो एक जो पर्सनालिटी है सर वो ना निकल के आती है अलग से। तो बिल्कुल अगर आपको लगता है कि मैं ज्वाइन कर सकता तो बिल्कुल आपको ज्वाइन करना चाहिए यार। और एक चीज आमिर, आप जैसे कि आपने बताया कि आप अब सर्च करना स्टार्ट करोगे कि कौन सी ब्रांच, कौन सी आईआईटी, तो उसमें आपको कहीं पे भी कुछ भी हेल्प लगती है, यू कैन पर्सनली कांटेक्ट मी और संदीप सर और एनी अदर फैकल्टी और गेट वाला किसी भी टीम मेंबर से। कुछ भी हेल्प चाहिए, वी विल प्रोवाइड यू। ठीक है, तो कुछ भी हेल्प चाहिए आप डायरेक्टली हमसे पूछे। बाकी बहुत अच्छा लगा कि एक मिडिल क्लास का फैमिली से बच्चा निकल के और उसके बाद खुद मेहनत करके खुद जॉब सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि कुछ पैसे जमा कर सके, ताकि वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सके, और इसके बाद आईएससी जैसे मोस्ट रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट में जाने वाला है, क्योंकि इस रैंक में आराम से मिलेगा। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। बहुत ही इंस्पायरिंग है हमारे अपकमिंग बच्चों के लिए, कि जो लोग ये सोचते हैं कि सर हमारा फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, हमारा कॉलेज, आपका बीटेक कॉलेज आप बता रहे हो कि शायद उतना वो नहीं था। तो जो बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरा बीटेक का कॉलेज बहुत अच्छा नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, हमें तो आगे जाने का मतलब कोई चांस ही नहीं है, तो उन लोगों के लिए आपने बहुत ही अच्छा मैसेज, बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, और वो बेहतर, वो सारे लोग मोटिवेट होंगे और आपसे, और आगे आने वाले समय में बहुत सारे लोग इंस्पायर होके और आपसे अच्छी अच्छी जगहों पे जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच आमिर। और एक और बात बोलना चाहूँगा हाँ हाँ कि सर, मेरा जैसे कि मैं जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मुझे मैकेनिकल का पेपर का ही पता था। तो हाँ आप आप लोग के थ्रू ही हम लोगों को पता चला कि एक्सी पेपर में स्कोप काफ़ी होता है। तो मैंने उसी कारण एक्सी का अभी ये किया था, क्योंकि सर प्रिपरेशन तो मेरा मैकेनिकल का भी सही था, लेकिन बैड लक बोलिए या जो भी, लेकिन वो तो आप थैंक्स टू यू ऑल मैंने एक्सी का पेपर अटेम्प्ट किया और एक्सी में मेरा काफ़ी अच्छा रहा। नहीं, देखो गेट का जो पेपर होता है बहुत अनप्रडिक्टेबल टाइप का होता है उस 3 घंटे में। तो भले आपका प्रिपरेशन मैकेनिकल में बहुत अच्छा था, वैसे एक अच्छी डिसेंट रैंक है आपकी। कितना रैंक बताया आपने? 900? 53। 950 थी एक्चुअल में, एक डिसेंट रैंक है, इसके थ्रू भी आपको आईआईटीज मिल जाएंगे, राइट। लेकिन ये है कि आपको जब एक्सी में काफी बेटर रैंक आ गया तो आईएससी आईआईटी आप जो भी चाहेंगे सारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं फ्यूचर में। और बस हम लोग यही दुआ करते हैं कि भाई हमारे बच्चे ऐसे ही आसमान छूते रहें। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। संदीप सर, आप कुछ अगर पूछना चाहें तो। एक चीज और, मैं मतलब आमिर का जो स्टोरी है सर उससे काफी सारे बच्चे इस बात को लेके भी इंस्पायर होंगे कि एक्चुअली होता क्या ना, जो टायर 3 या टायर 4 टाइप के कॉलेजेस में जो बच्चे रहते हैं उनको ना एक हमेशा वो ना कॉन्फिडेंस उनका ना काफी ज्यादा लो रहता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो यार मैं यही बोलना चाहूंगा, जैसे आमिर का भी आप लोगों ने सुना तो मेनली उसने जो प्रिपरेशन, ठीक है, मोर और लेस मैं बोल सकता हूँ आमिर 1 आध साल की प्रिपरेशन आपकी रही होगी। राइट। तो उस प्रिपरेशन के दौर में अगर आप, ठीक है, एक अच्छे से एक डायरेक्शन में मेहनत करोगे, ठीक है, तो बिल्कुल आप फोड़ सकते हो। ठीक है। तो ये जो दिमाग में, अगर आपके दिमाग में बैठा होगा कि यार मैं तो टायर 3 या टायर 4 कॉलेज से बिलोंग करता हूँ, तो क्या मैं एक गेट जैसे एक एग्जाम में मैं फोड़ पाऊंगा, तो यार बिल्कुल आप फोड़ पाओगे। एंड ऑफ द डे मैटर करता है कि आप कैसे एक डायरेक्शनल वे में, ठीक है, एक
मेहनत आप करते हो, ठीक है, तो ये बहुत जरूरी होता है। और आई थिंक आमिर ने भी शायद वही चीज की है, ठीक है, एक डायरेक्शन रखा, ठीक है, जो बताते गए उसी चीज को उसने फॉलो करते गए। डीपीपी हो गए, पीवाईक्यूज हो गए, ठीक है। आई थिंक जो आपके पास क्लासरूम का, जो आपके पास जैसे उन्होंने बताया कि लाइव क्लासेस वो मेनली किया करते थे, ठीक है, उसके अलावा वीकली टेस्ट हो गया, तो आई थिंक यही सारी चीजें आपको आपको भी करनी चाहिए। और कोई भी एग्जाम को क्रैक करने का एक सर्टेन एल्गोरिदम होता है, और आई थिंक सर यही एल्गोरिदम है एग्जाम को क्रैक करने का। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल बिल्कुल। और खासकर जब जिस जिस बैच में ये था सर, मतलब विजय हाँ, बैच में, तो वहां पे हम लोगों ने स्पेशली प्रैक्टिस सीट्स प्रोवाइड ही इसलिए की थी बिल्कुल कि बिल्कुल। भाई बच्चे के अगर जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनका एप्लीकेशन वो सीख सके और उनसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाना सीख सके। ठीक है। बिल्कुल। तो थैंक यू आमिर। और कोई भी दिक्कत होती, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम है, तो गेट वाला आपके साथ है। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सो मच अमीर, थैंक यू।